सुने आप सभी पूरा कंप्लीट बायोलॉजी अपने रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आपका यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड के अंदर टोटल 4 चैप्टर्स हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। फर्स्ट आपका चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर है इसके अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम एंड फोर्थ चैप्टर आपका एनिमल किंगडम। इन सभी चैप्टर्स से अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस लेकर के जाता है। 3 to 4 क्वेश्चंस आपका प्लांट किंगडम लेकर के जाता है और एनिमल किंगडम से लास्ट 3-4 ईयर से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे एनिमल किंगडम से मिनिमम 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन हमेशा आते थे, पर 2019, 2020, 2021 का पेपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एनिमल किंगडम से एक क्वेश्चन पूछा हुआ, वो भी सिंपल जनरल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। बट आफ्टर 21, 22, 23, 24, 25 के जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो पेपर कैंसिल होकर के दोबारा हुए हों या फिर जो मेन पेपर आपका आया हो, उन सभी के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, उन सभी पे बेस्ड, ठीक है। और उससे पहले अगर अपने बात करें जो आपका प्लांट किंगडम है, वहाँ से फिक्स है क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और 3 to 4 क्वेश्चंस मिनिमम लेकर के जाता ही जाता चैप्टर है। तो अब बात यह है कि इन चैप्टर्स के अंदर जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी है उतना ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपको ऑर्गेनिज्म का डायग्राम दे करके उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स या फीचर्स लिख करके देगा, जिसके बिहाफ पे आपको उस ऑर्गेनिज्म का क्लास क्या है या फाइलम क्या है, किस ऑर्डर से वो बिलोंग करता है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से डिकोड कर सकते हो। और इवन कुछ जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस आपको दी हुई हैं जो लोअर ऑर्गेनिजम्स की हैं, उनके बिहाफ पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो मोनेरा के मेंबर हों, प्रोटिस्टा के हों, फंजाई के हों या फिर प्लांटी के हों। एनिमेलिया के अंदर एज सच उतना इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस डिफाइन नहीं किया हुआ, बट बाकी सभी के अंदर डिफाइन किया। मोनेरा के अंदर आपको कर्ड बनाने वाला पॉइंट जो लिख करके दिया हुआ है, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया से काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, उनके बारे में आपको बताया हुआ है। प्रोटिस्टा के अंदर फूड खुद बनाते हैं, वो आपको पॉइंट आपको डिफाइन किया हुआ है। फंजाई के अंदर आपको जनरल जो है पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं। मिनरल रिसाइकलिंग के अंदर आपको पॉइंट्स जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। तो काफ़ी कुछ हैं कि जो इन पूरी कंप्लीट यूनिट के अंदर आपको दिया हुआ है। हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट को। यूनिट स्टार्ट करने से पहले यूनिट के अंदर इस पूरी बेसिक यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। साइंटिस्ट जो आपको पहले दिए हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस साल क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। 20th सेंचुरी डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसको बोला जाता है? अर्नेस्ट मायर को बोला जाता है। और इनके अंदर जो इनकी एज है वो 100 ईयर्स थी। 100 ईयर्स 1904 से लेकर के 2004 तक कैम्पटन जो यूनिवर्सिटी है जर्मनी के अंदर, वहाँ से इनका पूरा कंप्लीट जो एकेडमिक जर्नी है वो स्टार्ट हुआ था। जनरल पॉइंट्स अपने डिस्कस करेंगे। द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट करने वाले हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर द लिविंग वर्ल्ड। उससे पहले जनरल पूरी यूनिट के इंट्रोडक्शन के अंदर 2 पॉइंट मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं कि इस नेचर के अंदर आपको काफ़ी सारे जो वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। आसपास के ऑब्जेक्ट्स अगर आप देखेंगे जिनमें आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आपको देखने को मिलती हैं, मतलब एनिमेट और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और स्टार्टिंग के अंदर ये बोला गया था कि जो भी जो आसपास आपको ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे लिविंग है नॉन लिविंग है, उनको मैन मेड जो इन्वॉल्वमेंट है उसके थ्रू जब क्लासीफाई करना स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट किया, तो नो डाउट ईजियर था, बट आप सब कुछ डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि The discussion of the living organism, including human beings, began much later in the human history. Societies which indulge in the anthropocentric view of biology could register limited progress in the biological knowledge. ज़्यादा कुछ आप उसके अंदर नहीं कर पा रहे थे, बट जब साइंटिफिक रीजन सामने आना स्टार्ट हुए, बेसिस एक के बाद एक जब स्टार्ट हुए कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने हैं, यूकैरियोट्स के अंदर फिर मल्टीसेलुलर के अंदर हम गए, कैसे ऑर्गन टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन हुई, तो हम इनको आपस में इंटररिलेट कर पाए और फाइलोजेनेसिटी इनकी डिफाइन कर पाए, ठीक है। और एक पॉइंट और दिया हुआ है कि जितने भी आपको आसपास के लिविंग ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स ये आपस में इंटररिलेटेड हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। एक ये जो लाइन लिखी है इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टली मतलब सेम आपको टेक्सोन, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सेम टेक्सोन से वो बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। एक ही टेक्सोन, इंडिविजुअल टेक्सोन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ही लेवल पे, किसी भी हायरार्की पैटर्न में एक ही लेवल में, एक ही रैंक या एक ही कैटेगरी को वो डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैंने बोला कैनिडी और फैलिडी, क्या बोला मैंने? कैनिडी और फैलिडी। ये किसको डिफाइन करते हैं? फैमिली को डिफाइन करते हैं। कैनिडी और जो आपका
फैलिडी है वो फैमिली को डिफाइन करता है, एक ही लेवल पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो दोनों के अंदर क्या होंगे, कॉमन होंगे, जिसके बिहाफ पे हम उनको फैमिली के लेवल पे रख रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल आपस में इंटर रिलेशन होगा। वहीं अगर मैं इसका रिलेशन जो है आके स्पीशीज जो है उनमें स्पीशीज जो दी हुई है, जिसके अंदर आपको पैंथरा दिया हुआ है या फिर जो कैनिस वैलिस उनके लिए आपको डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टिग्रिस ये सब दिए हुए हैं, इनकी अगर अपने बात करते हैं तो फिर आपको इनका वर्टिकल इंटर रिलेशन समझ में आता है। अगर मैं बोलता हूं कि ये सभी कार्निवोरा के अंदर आते हैं तो वर्टिकल इंटर रिलेशन समझ में आता है। अगर मैं बोलता हूं कि ये फाइलम एनिमेलिया के अंदर आते हैं तो वर्टिकल इंटर रिलेशन समझ में आता है। तो क्लास मैमेलिया के अंदर आते हैं तो वर्टिकल इंटीग्रेशन आपस में समझ में आता है। तो वो जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटर रिलेशन के बारे में बात की हुई है। तो फर्स्ट पैराग्राफ से मैक्सिमम जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो दो बनते हैं। पहले क्वेश्चन क्रिएट किया गया कि इनएनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को हम स्टडी कर रहे थे, मैक्सिमम हम नहीं बता पा रहे थे अकॉर्डिंग टू द एंथ्रोपोसेंट्रिक जो मेन इन्वॉल्वमेंट थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जैसे जैसे हम इनको आगे डिकोड कर पाए पूरे थ्रू आउट ऑफ यूनिट के अंदर आप पढ़ोगे तो हम इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटररिलेशन के थ्रू डिफाइन करना स्टार्ट किए। बट फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे आप एक दूसरे को डिस्टिंग्विश कर पाओगे, और कुछ ऐसे फीचर्स जिसके बिहार पे आप बता पाओ कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी नॉन लिविंग के अंदर नहीं मिलेंगे। और अगर नॉन लिविंग के अंदर मिल रहे हैं इट मीन्स वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद फिर फर्दर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर अर्नेस्ट मायर चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 आपके सामने हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अर्नेस्ट मायर के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स जो मैं यहाँ रिमार्क कर रहा हूँ। देखें आप, ये 2 पॉइंट आपको क्लियरली पता होने ही चाहिए। फर्स्ट इसके अंदर एक कि द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज डाइवर्सिटी। आपसे कोई पूछे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी थोड़ा सा ध्यान से देख लेना पेपर के अंदर। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। अगर आप ढंग से देखें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पूछ लिया जाएगा कि अर्नेस्ट मायर, हु इज़ द अर्नेस्ट मायर। उसके बाद में 4 पॉइंट आपको लिख करके दे दिए कि ये बायोकेमिस्ट हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, इस तरीके से। तो फर्स्ट पॉइंट इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने नंबर ऑफ फील्ड के अंदर स्टडी की है। ऐसा नहीं है इनके अंदर इन्होंने जो है ऑर्निथोलॉजी को, टेक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स और हिस्ट्री एंड द फिलोसफी ऑफ द बायोलॉजी, नंबर ऑफ फील्ड के अंदर इन्होंने स्टडी की। स्पेसिफिकली टेक्सोनॉमी के अंदर इन्होंने अच्छा खासा वर्क किया। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये कहलाते हैं। और द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज का ओरिजिन नहीं, स्पीशीज की डाइवर्सिटी का जो ओरिजिन है उन पे इन्होंने अच्छा खासा वर्क किया, क्योंकि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 के अंदर आ चुका था और इनका जो वर्क है वो 1920 के बाद में, 1920-25 के बाद में स्टार्ट हुआ था, जो प्रॉपरली ये कर पाए थे। और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं रिमार्क कर रहा हूँ, इवोल्यूशनरी biology. The central question of the evolutionary biology that it is today, he also pioneered to the currently accepted definition of the biological species. और डेफिनेशन ऑफ द स्पीशीज या स्पीशीज को डिफाइन किसने किया था? जॉन रे ने। किसने डिफाइन किया था? और बायोलॉजिकल स्पीशीज को डिफाइन किसने किया था? अर्नेस्ट मायर। थर्ड क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बायोलॉजिकल स्पीशीज, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज कौन लेकर के आया था? अर्नेस्ट मायर। ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पीशीज की अगर बात की जाए उसको किसने डिफाइन किया था? जॉन रे ने। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्पीशीज। स्पीशीज जॉन रे, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन, स्पीशीज डाइवर्सिटी अर्नेस्ट मायर। समझ में आई बात? और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज अर्नेस्ट मायर। इन्हीं को ही 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। क्या किया जाता है? 20th सेंचुरी का डार्विन। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो वर्ड इनके लिए यूज किया गया था, क्यों इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। समझ में आया कि जो पहले डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को डिफाइन किया था, उसके अंदर स्पीशीज की डाइवर्सिटी को इन्होंने डिफाइन किया।
कुछ रटने जैसा कुछ ऐसा है नहीं, अगर आपको ये याद रहता है और डार्विन्स ऑफ द 20th सेंचुरी, व्हाई, बिकॉज ऑफ जो स्पीशीज डाइवर्सिटी उनको ओरिजिन तो उन्होंने डिफाइन कर दिया था, उसके अंदर जो वेरिएशन, डाइवर्सिटी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कैसे ये आपस में इंटर रिलेट हो रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने बताए थे। इस वजह से इनको 20th सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है, 1904 से 2004 तक। समझ में आया? तो जनरल पॉइंट है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट जो इनको प्राइज, ट्रिपल क्राउन प्राइज जो इनके लिए इनको मिला था, ये सारे जनरल पॉइंट लिखे हुए हैं डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ट्रिपल क्राउन प्राइज के अंदर बाल्जन प्राइज है, क्रैफोर्ड प्राइज है और द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। ईयर्स याद रखना, 1983, 1999 और 1994। ये थर्ड वाला नीचे लिखा है मैंने, 1994, ठीक है। 1994 ये क्या है, 1999 और ये क्या है, 1983। ये 3 ईयर्स के साथ में आपसे जनरल पूछ लिया जा सकता है। देखो बहुत ज़्यादा अगर मतलब डीप कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आपसे इन प्राइज के नाम पूछेगा क्या है। वैसे बहुत रेयरेस्ट चांसेस है, इतना पूछ सकता है कि हु इज कंसिडर्ड एज इन द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड एज इन द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी रिवॉर्डेड बाय द ट्रिपल क्राउन प्राइज। तो उस बिहाफ पे आप इनके जो है बारे में डिफाइन कर सकते हो। अभी तक नीट हिस्ट्री में सिर्फ बायोलॉजिकल जो स्पीशीज वाला क्वेश्चन है वो आया हुआ है अर्नेस्ट मायर को लेकर के, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ध्यान रखना। नीट हिस्ट्री की अगर बात करो तो बायोलॉजिकल स्पीशीज वाला जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाइए, इसके बाद में आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड के अंदर अगर अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी आप बात की जाए तो उसके अंदर आपको एक जो टॉपिक दिए हुए थे उसमें टेक्सोनॉमिकल एड आपको दिए हुए थे, जिसमें काफ़ी सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं किसी भी बायोलॉजिकल स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए कि इस नेचर के अंदर वो कहाँ प्रेजेंट है, कैसे है, उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, उन सभी के बिहाफ पे। जैसे मान लीजिए कोई नया प्लांट मुझे मिला तो उस प्लांट के सिमिलर कैरेक्टर्स वाला कोई प्लांट अगर मेरे पास पहले से रिपोर्टेड है और मेरे पास डेटा बैंक के अंदर है तो मैं उस प्लांट को कंपेयर कर करके उसका क्लासिफिकेशन डिफाइन कर सकता हूं, बता सकता हूं, ठीक है। तो ये टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किए जाते थे। अब इन टेक्निक्स को, जिसमें चाहे हर्बेरियम शीट ऑफ बोटेनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जोलॉजिकल पार्क है, कीज है, जिनके बिहाफ पे आप कुछ कैरेक्टर्स को देख करके और प्रॉपरली न्यू स्पीशीज को डिफाइन करते थे। अब ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, बट इनको आप टेक्सोनोमी के अंदर जो एक सेकंड टूल है आइडेंटिफिकेशन, क्या है, सेकंड टूल है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो सेकंड टूल है वो विदाउट दीज टेक्सोनॉमिकल एड्स पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरे को पता है कैरेक्टराइजेशन, ऑर्गेनिज्म को देख करके मैं कैरेक्टराइजेशन कर दूंगा, बट मैं मैच किससे करूंगा? मैच मेरे पास में बोटेनिकल गार्डन के अंदर अगर वैसा कोई प्लांट है उससे मैच कर सकता हूं, मेरे पास हर्बेरियम शीट में अगर कोई मेरे पास प्लांट है उससे मैं मैच कर सकता हूं, मेरे पास ऑलरेडी मेरे डेटा बैंक के अंदर कुछ अगर प्लांट है उससे मैं मैच कर सकता हूं। तो मैचिंग के लिए मुझे आइडेंटिफिकेशन के कुछ टूल्स चाहिए, वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टूल्स हैं वो इन सभी से निकल कर आते हैं। जोलॉजिकल पार्क के अंदर, म्यूजियम के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्पेसिमेंस जहाँ पे रखे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी को यूज कर करके आप किसी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हो। उसके अंदर जो सेकंड स्टेप आप पढ़ते हो टेक्सोनॉमी के अंदर, आइडेंटिफिकेशन, एक पढ़ते हो कैरेक्टराइजेशन, एक पढ़ते हो आइडेंटिफिकेशन, फिर आप पढ़ते हो क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये आप पढ़ते हो। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर साइमल्टेनियस चलते हैं, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कुछ भी आपने कैरेक्टराइज किया तो उसको, अगर वो नया ही है, अगर आपने कैरेक्टराइज किया और आपके पास प्रीवियसली रिपोर्टेड डेटा से अगर आपने उसको मैच नहीं किया तो आपके लिए तो वो नया है। और जब आपने उसको नाम दे दिया, क्लासिफाई कर दिया, प्रॉपर नाम दे दिया और आपने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज, बाद में पता चला कि वो तो पहले से रिपोर्टेड है। इसी वजह से उसको जब भी हम कैरेक्टराइज करते हैं तो कैरेक्टराइज करने के बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन निकालना जरूरी है कि प्रीवियसली रिपोर्टेड डेटा के अंदर हमारे पास में ये है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर फर्दर हम कुछ न्यू जो अकॉर्डिंग टू उसके कैरेक्टर बेस्ट रहता है वो हम, भाई हमें पता है कि ये किंगडम एनिमेलिया का मेंबर है, एनिमेलिया, फिर फाइलम से मैच कर रहा है, फिर क्लास के अंदर मैच कर रहा है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, किसी के अंदर ये आ रहा है। उस क्लास के बाद उसके ऑर्डर के कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे कहीं पर भी, तो कोई नया ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। और अगर मैच कर रहे हैं तो आपने उसके अंदर रखा तो कोई फैमिली से मैच नहीं कर रहा है तो नई फैमिली हो सकती है, उसके बिहाफ पे जो है फिर डिफाइन किया जाता है। क्लियर? बेसिक्स बता रहा हूं और बिल्कुल ढंग से बता रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना। ये सारे पॉइंट्स हुए और ये जो जनरल आपको दिया हुआ है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अंदर हमें पढ़ना है कि व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, होती क्या है। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, उनके अलावा सब कैटेगरीज भी हैं जिनको कुछ कैरेक्टर्स के बिहाफ पे हर एक कैटेगरी के आगे सब कैटेगरीज बनाई हुई हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ फैमिली, सब फैमिली, क्लास, सब क्लास, फाइलम, सब फाइलम,
आप पढ़ते हो, कोडेटा के अंदर आपकी एनसीईआरटी ने लिख करके दिया यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, सब फाइलम की कहानी लिख करके दी हुई है कुछ, तो वो सब फाइलम आपको अच्छे से मतलब चीजें पता होनी चाहिए। जैसे वर्टिब्रेटा वाला पॉइंट आपको लिख करके दिया है, एनसीईआरटी ने लिख करके दिया है ना, हाँ या नहीं, ठीक है। तो वो अब हम बोले कि नहीं हम उसके इंटरनल नहीं पढ़ेंगे, वो टेक्सोनोमिस्ट जो है वो अपने हिसाब से अगर मान लीजिए कहीं पर भी किसी क्लास के अंदर मुझे सब क्लास बनाना है तो कैरेक्टर्स के बिहाफ पे उसको फर्दर क्लासिफाई कर सकता है। बट ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो पूरे यूनिवर्सल मतलब वर्ल्ड के अंदर चलती है वो कौन सी, वो 7 ही है। सबसे पहले क्या आएगा आपका किंगडम, सेकंड नंबर पे फाइलम और डिवीजन, थर्ड नंबर पे क्लास, ऑर्डर और फैमिली, और लास्ट में क्या आ जाएगा जीनस और स्पीशीज। और इनको लिखने का तरीका यूनिवर्सल रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। इनको इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का जो आइडेंटिफाई करने के बाद में इनको एक हायरार्की पैटर्न में जब हम रखेंगे वो भी यूनिवर्सल रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। अब उसको हमें थोड़ा सा ढंग से समझना है, पर इन सभी चीज़ों में जानने से पहले हमें ये तो पता हो व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग, ठीक है। तो व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग जो न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया है ये टॉपिक, बट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जनरलाइज कॉन्सेप्ट, जनरलाइज वर्ड, मेटाबॉलिज्म यूज कर लिया, या फिर मोर टेक्निकल टर्म्स कौन सी है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए ना, कि मोर जो टेक्निकल टर्म कौन सी है, कॉन्शियसनेस है या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स है या फिर मेटाबॉलिज्म है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए थे उसमें परेशान होते हो ना आप लोग, जनरल क्वेश्चंस हैं। डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को हम अच्छे से 1 बाय 1 लेके चलेंगे। सबसे पहले अब आ जाओ इसके अंदर, ये सामने आपको नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं। एक के अंदर मैंने मोनेरा का एक मेंबर बनाया है, एक में मैंने पेलांटी का एक मेंबर बनाया है, एक में मैंने एनिमेलिया का एक मेंबर बनाया है। ये तो समझ में आता है ना। ये मेंबर किसका बेटा, हाँ निडेरिया, निडेरिया के अंदर पता है ना क्या है ये, नीडोब्लास्ट सेल्स। और ये नीडोब्लास्ट सेल्स कैसे है, डिस्चार्ज या चार्ज, हाँ डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ निकलना, ईवर्टेड, समझ में आई बात। अभी कैसा है, मतलब चार्ज कंडीशन के अंदर। कहने का सेंस ये है कि जिसके अंदर ये दिख रहा है शाफ्ट पे लिपटा हुआ एक स्टिंग इसका इनर साइड के अंदर, जो यहाँ पे हिप्नोटॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स एंड फिनॉल काफी सारे प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर ये डिप रहता है। ऐसा कहने का सेंस ये है कि आपको डाइवर्सिटी, मेरा कंसर्न ये नहीं है कि आपको यहाँ पे इसको डिटेल में लेकर जाऊं, आपको मैक्सिमम ये डाइवर्सिटी जो देखने को मिल रही है, चाहे वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हो, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आपको देखने को मिल रहे हो, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हो, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये सिंगल सेल रिप्रेजेंट किया हुआ है एनिमेलिया का। इन सभी को प्रॉपरली आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इनके अंदर डिफाइन करते हैं। स्पेसिफिकली पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ही आया था, चाहे एनिमल्स के लिए हो चाहे प्लांट्स के लिए हो। चैप्टर नंबर 2 के अंदर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में आप पढ़ते हो, एरिस्टोटल वाला जो स्टार्टिंग के अंदर आप पढ़ते हो, उसमें आपको पता है कि इनेमा, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्री, वो कहानियाँ। और उसमें स्पेसिफिक देख लेना, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर वाला पॉइंट स्पेसिफिक और मोर साइंटिफिक, आर्टिफिशियल में भी मोर साइंटिफिक ऐसा वर्ड्स यूज किए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। फिर आ जाओ इनेमा साइंटिफिक हो गया ना, रेड ब्लड कलर, और ये नहीं है ऐसा। फिर इसके बाद में अब चलते हैं अपने 1 बाय 1। कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी आपको पहले क्लियर होगी तो ही हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट आपको लिखा हुआ है इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, म्यूचुअली इंक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इन विट्रो क्या है, इन विवो क्या है। इन टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझोगे तो फर्स्ट जो 3 पेजेस है एनसीईआरटी की, जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट बाद वाले टेक्सोनोमिकल वाले याद हो जाते हैं, पहले वाले 3 पेज इंसान भूलता है। वो क्यों भूलता है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी याद नहीं रहती है। सिंपल है, इंट्रिंसिक का मतलब ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो कर सकते हैं ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, इंटरनल जो ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे ये वुडन का इस पे जो फ्लैप बना हुआ है, ये इंटरनल कोई ग्रोथ शो नहीं करेगा। समझ में आई बात। इंटरनल ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग सेल के अंदर ही मिलेगी। अगर मैं एक्सट्रिंसिक की बात करूं तो एक्सट्रिंसिक तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही डिफाइन कर सकते हैं। दैट्स वाई ग्रोथ को हम, ग्रोथ इंट्रिंसिक भी हो सकती है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है, बट इंट्रिंसिक इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, बट एक्सट्रिंसिक इन केस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इसी फ्लैप को अगर मैं 10 साल यहीं पढ़ रहा हूं तो ऊपर एक लेयर बन जाएगी डस्ट की, वो एक इसकी ग्रोथ को दिखाएगी। या बाहर कोई भी पहाड़ी है नेचुरल, जो डेली रूटीन के अंदर उस पर डस्ट जमा हो रहा है, उससे उसका साइज के अंदर इंक्रीज होना, वो भी एक तरीके की ग्रोथ को दिखाता है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलती है।
आफ्टर दैट इंट्रिंजिक हुआ, एक्सट्रिंजिक हुआ, फिर आ जाइए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। एक ऐसा इवेंट जिससे आप दो रिजल्ट्स को डिफाइन कर पाएं, एक ऐसा इवेंट जिसके आप सिर्फ एक ही रिजल्ट को डिफाइन कर पाएं। जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर तो अगर वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करता 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 डिवाइड हो गया, ग्रोथ करता 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 क्या हुआ, डिवाइड हो गया। अब ग्रोथ करते करते अगर वो डिवाइड हो रहा है, इट मींस उसका म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है, उसकी ग्रोथ और उसका रिप्रोडक्शन, ठीक है। बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं है कि ग्रोथ होगी तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। रिप्रोडक्शन फिक्स है कि मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स को लेकर के, और बाकी सभी जितने भी आपको सेल्स देखने को मिलते हैं वो लंबे समय तक उनके अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बट जरूरी नहीं है कि वो डिवाइड हो। समझ में आई बात? ओकेजनली जब तक उनको नहीं बोला जाएगा या फिर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जब तक वो सेल डिवाइड नहीं होंगी। तो रेगुलर वे के अंदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, बट जबकि जो अपने बात करते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। समझ में आई बात? फिर आते हैं हम एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर आपको कोई न्यू कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेंगे, वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे, जस्ट एग्जैक्ट क्लोन आपको देखने को मिलता है। आपको जेनेटिक पूरा कंप्लीट जो मटेरियल है वो एग्जैक्ट देखने को मिलेगा, वेरिएशन नहीं होंगी और फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता। इसमें गैमेट्स बन भी सकते हैं और नहीं भी, बट गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। गैमेट मे बी फॉर्म और मे नॉट बी फॉर्म, बट गैमेटिक फ्यूजन, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो टू डिफरेंट गैमेट का फ्यूज होना, मतलब टू गैमेट्स का फ्यूज होना रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को डिफाइन करता है। वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, वहां पे गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे गैमेटिक फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, वेरिएशन, रिकॉम्बिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड गैमेटिक फ्यूजन। मेन पॉइंट, गैमेटिक फ्यूजन एब्सेंट, गैमेटिक फ्यूजन प्रेजेंट। गैमेट बन सकते हैं बट फ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट क्लोन नहीं होगा। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू द कंटिन्यूअस वेरिएशन इन एन ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूअस वेरिएशन इन एन ऑर्गेनिज्म। जो कंटिन्यूअस वेरिएशन आती है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू ही आती है, जिसका बेस रिकॉम्बिनेशन होता है और वो वेरिएशन को लीड करता है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए इन विट्रो एंड इन विवो। आपको लग रहा होगा कि सर इन टर्मिनोलॉजी पे इतना जो है एफर्ट क्यों डाल रहे हैं? इस वजह से डाल रहा हूँ, इसके बाद आपको दोबारा नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर ये चैप्टर दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़े। समझ में आई बात? ढंग से थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड से बैठ करके, यहाँ पे अभी आ रहा है वैसे तो कॉन्शियस, तो थोड़ा ढंग से आप इसको समझें। इन विट्रो का मतलब क्या है? लैब के अंदर आप सिमिलर, इन लैब इन कंट्रोल एनवायरनमेंट आप रिएक्शंस करवा रहे हो, और इन विवो विद इन ऑर्गेनिज्म या विद इन एनिमल बॉडी। जो ऑर्गेनिज्म बोलूंगा तो ज़्यादा बेटर है, वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसकी सेल के अंदर अगर कोई इवेंट्स हो रहे हैं वो इन विवो कहलाते हैं, और इन विट्रो जो लैब के अंदर आप कंट्रोल कंडीशन के अंदर करवाते हो वो क्या होता है? इन विट्रो। इन टर्मिनोलॉजी को यूज करके सबसे पहला इवेंट है अपना ग्रोथ। ग्रोथ की अगर बात की जाए, गैमेट्स बन रहे हों और जिनमें फ्यूजन नहीं हो रहा हो, ऐसा आपको एग्जांपल रियल देखने को मिलेगा। बट ऐसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर गैमेट बन रहे हैं, फ्यूज होकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी शो कर रहा है, और गैमेट बन रहे हैं, गैमेट फ्यूजन से न्यू ऑर्गेनिज्म ना बन करके उसकी पूरी कंप्लीट बॉडी से कुछ ना कुछ नया जनरेट हो रहा है। मार्केंशिया जनरल गैमा कप के थ्रू क्लोन वाला सिस्टम एसेक्सुअल वाला, और जो एंथीरोजोइड्स एंड एग सेल के फ्यूजन से, तो एक के अंदर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। गैमेटिक फ्यूजन से लेकर के अदर कोई अगर मेथड है सेल्स के थ्रू, वेजिटेटिव सेल्स के थ्रू, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। और आपको पता है कि आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को ही नहीं मिले। नो डाउट लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? कम होता है। चैलेंजेस आना स्टार्ट हुए तो वो शिफ्ट होना स्टार्ट हुए, तो उनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हुआ? कम, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हुआ? बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो आप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते इसके पास तो मोड ही यही है। हर एक के पास में, जैसे मोनेरा है उसके पास भी मैक्सिमम नो डाउट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू जाता है वो, बट उसके पास में कॉन्जुगेशन आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ध्यान याद है मैंने एक ग्राफ बनवाया था, ऐसा एक ग्राफ बनवाया था जिसमें मैंने ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर के गए थे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऐसे लेकर के गए थे।
ये आपको हर किसी में अप्लाई करना है, किंगडम्स में भी अप्लाई करोगे और विद इन किंगडम आप जा रहे हो, मोनेरा के अंदर फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, प्लांटी में भी सभी उसके आगे डिवीजन के अंदर यूज करोगे, डिवीजन के अंदर जो आगे आपको क्लासेस दी हुई हैं उसमें भी उसी तरीके से यूज करोगे। तो वो एट द एंड सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मोर एडवांस जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एडवांस इस वजह से बोला क्योंकि एडेप्टेशंस चाहिए, चैलेंजेस के अगेंस्ट उनको कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ ग्रोथ के अंदर इंट्रिंसिक इंक्रीज इन साइज एंड द इंक्रीज इन नंबर इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है बट जरूरी नहीं कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर हो, ठीक है। यहां पे ग्रोथ के अंदर एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज ग्रोथ को डिफाइन करता है इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल, किसी पार्ट का इंक्रीज होना, किसी सेल का इंक्रीज होना या फिर पूरे मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का, एक सिंगल सेल होगा तो उसके अंदर सेम ही होगा, ठीक है। इंट्रिंसिक ग्रोथ के अंदर दो तरीके, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक म्यूचुअली इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव वाला भी बताया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसमें प्लांट और एनिमल्स को ही अगर आप लोगे तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड इनफाइनाइट आपको देखने को मिलती है, इनडिटर्मिनेट है, ओपन है। एनिमल्स के अंदर लिमिटेड, डिटर्मिनेट और क्लोज, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो हर एक पार्ट जो ग्रोथ करता ही रहेगा, ये फिक्स है। इधर आ जाइए, म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ईस्ट हो या फिर जो आपके मोनेरा के मेंबर्स हो, इन सभी के अंदर अगर आप ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन देखोगे, जैसे जैसे साइज के अंदर इंक्रीज हुआ, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, ये 2 सेल के अंदर कन्वर्ट हुआ, जो साइज के अंदर इंक्रीज हो रहा है ग्रोथ को डिफाइन कर रहा है बट साथ के साथ रिप्रोडक्शन को भी लीड कर रहा है। तो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम ऑफ आप बोल सकते हो, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए लाइन आप यूज नहीं कर सकते। पर प्रॉब्लम ये है कि आप जो ग्रोथ है, ग्रोथ मैंने अभी आपको बताया कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपको देखने को मिलती है, दैट्स व्हाई आप डायरेक्टली उसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हो, बट ये बोलते हो कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस और नो? यस, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, बट ग्रोथ अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो तो आप उसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। इधर रिप्रोडक्शन वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब की बार जब के लिए तो पीछे जाना, वहां लास्ट बेंच पे है ना। growth and reproduction are the synonym of unicellular organism. Reproduction is not found in any non-living object, किसी में नहीं मिलता बट और लिविंग में मिलता है। अब लिविंग के अंदर दिक्कत एक ये है कि कुछ ऐसे डिफाइनिंग फीचर तो तब बोलूंगा ना भी सभी लिविंग में हो और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं हो, तो नो डाउट मैंने इसको चूज किया और नॉन लिविंग में नहीं है बट सभी लिविंग के अंदर भी प्रेजेंट नहीं है। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं लाइक म्यूल है, जो है स्टेराइल ह्यूमन कपल है, हनी बीज वगैरह हैं, इन सभी के अंदर कुछ काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आगे फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं करते। दैट्स व्हाई the reproduction is a characteristics of living organism but एक defining feature नहीं है, because काफी सारे living organism ऐसे हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो क्लियर होना चाहिए। और एसेक्सुअल कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, लाइक बर्डिंग की अगर बात की जाए या फिर फ्रेगमेंटेशन की अगर बात की जाए, यहाँ पे बर्डिंग इन हाइड्रा एंड ईस्ट, एसेक्सुअल स्पोर्स फंजाई के अंदर, रीजनरेशन प्लेनेरिया में, फ्रेगमेंटेशन फंजाई, फिलामेंटस सेल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। ये मैंने फ्रेगमेंटेशन वर्ड आपको काफी बार बताया था, याद हो तो। और इवन फ्रेगमेंटेशन पोरीफेरा के अंदर भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाइए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आपको बताया। नेक्स्ट आ जाइए मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग फीचर है, बिना इसके कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, चाहे वो एरोबिक वाला हो, एनारोबिक वाला हो, कैसा भी हो, ठीक है। और इसको आप अगर आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर ये रिएक्शन बाहर करवा रहे हो तो उसको इन विट्रो के अंदर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इन रिएक्शन को आप लिविंग जो है रिएक्शंस बोल सकते हो, बट ये लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, the sum of the total all chemical reaction occurring in our body is a metabolism. No non-living object exhibit metabolism. Isolated metabolic reaction cell free system के अंदर आप करवा सकते हो। ये सेल फ्री सिस्टम वाला 3 से 4 जगह दिया हुआ आपको, सेल फ्री सिस्टम वाला आपको 3 से 4 जगह आपको दिया हुआ है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर भी पहले सेल फ्री सिस्टम को डिफाइन किया हुआ है। हर जगह मतलब जहां एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी वाले जो पॉइंट्स बताए हुए हैं वहां पे आपको सेल फ्री सिस्टम को 3 से 4 जगह दिया हुआ है। और इस पे बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ लेगा कि क्या जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली जो फंक्शनिंग है वो आप लैब के अंदर करवा सकते हो क्या? जरूरी नहीं है आप सोचो कि मेटाबॉलिज्म तो अब दिया ही नहीं है तो हम इस पे फोकस नहीं करें। ये 3 से 4 जगह एनसीईआरटी के अंदर रिपीटेड है और हर जगह कहां पे, यूनिट से पहले वाले पेज पे दिया हुआ है। यूनिट से जो पहले फर्स्ट पेज दिया हुआ है ना, उनमें डिफाइन किया हुआ है इसको।
अब आ जाओ इसके बाद में एक लाइन जो इसकी लास्ट लाइन है वो मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन बोल देता हूँ। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम जो लिविंग जो रिएक्शन आपको देखने को मिलती है इन विट्रो, हम टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शंस करवाते हैं, दैट रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज इन द लिविंग रिएक्शन नॉट अ लिविंग थिंग्स। ठीक है, मेटाबॉल लिविंग रिएक्शन कहला सकती है वो लिविंग थिंग को, किसी ऐसा थोड़ी है कि रिएक्शन होगी तो ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, ग्रोथ तो देखने को नहीं मिलेगी नहीं ना वहाँ पे। अब सोचो, तो वो लिविंग रिएक्शन को डिफाइन कर सकती है बट लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर पाएंगी। कॉन्शियसनेस मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर, ये क्वेश्चन दिया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस पे बैठ करके वार्तालाप कर रहे थे कि सर ये तो मेटाबॉलिज्म भी तो होता है ना सर। अरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्शियसनेस के थ्रू ही होगा। और इसमें जो पॉइंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म ये डेड ऑर्गेनिज्म में मिलेगा ही नहीं, मतलब नॉन लिविंग थिंग के अंदर मिलेगा ही नहीं। मैं इसको अब चांटा लगाऊं तो मेरे ही लगेगी, इसको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। इस मतलब we can sense physical, chemical and biological stimuli. Plant also sense and response to the external factors, light, water, temperature, other organism pollutants. एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, फोटो पीरियड दोनों को ही इम्पैक्ट करेगा, एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी। लाइट कम है ज्यादा है प्लांट्स के फर्दर ग्रोथ, और एनिमल्स के अंदर भी लाइट के इम्पैक्ट, डे नाइट का जो साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर हार्मोन्स और ग्रोथ जो है रेगुलेट होती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म हु आर अवेयर हिमसेल्फ, शायद दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये मतलब बोला जाता है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो एक डिफाइनिंग फीचर है ही, ये बताया कि अगर सेल के अंदर जो वर्किंग हो रही है वही अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर देखेंगे तो आप करवा सकते हो। दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज लिविंग रिएक्शन बट नॉट अ लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। ये वो पॉइंट था जो एनसीईआरटी का बेस था, मतलब इस चैप्टर का बेस था, पर न्यू एनसीईआरटी के अंदर इसके टॉपिक हटा दिए, बट इस बेस के बिना आप आगे की चीजें जो प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मैं डिफाइनिंग फीचर की बात कर रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रोडक्शन भी, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। बट दीज ऑल आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपसे कोई पूछ ले कि डिफाइनिंग फीचर क्या क्या है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक सेल तो होगा, चाहे कुछ भी नहीं हो बट एक सेल तो होगा। बिना सेल की मेम्ब्रेन की बाउंड्री के आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेल नहीं बोल सकते। प्रोटोसेल के अंदर भी लिपिड्स इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए थे और एक बाउंड्री बन गई थी, याद है? ओरिजिन जब हुआ था एक न्यू सेल का, तो वहां पर भी इकट्ठा सेल्स जो प्रोटीन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स है वो सराउंडिंग के अंदर एक मटेरियल जिसको आप कोजरवेट्स बोल रहे थे, जो सूप लाइक स्ट्रक्चर उसके चारों तरफ अरेंज हुए, तभी आपने उसको क्या बोला, एक लिविंग सेल बोला। आफ्टर दैट मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग फीचर है। अब आ जाओ डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड जो आपका टॉपिक है, नहीं कर सकते चूज। इधर आ जाइए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बायोडाइवर्सिटी की अगर अपने बात करते हैं इस नेचर के अंदर, इनको दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ, उस चैप्टर पे भी थोड़ा आप फोकस करना, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि मैंने मान लीजिए रूम, अगर मैं इसको अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी भी स्पीशीज़ मुझे मिल रही हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों, एनिमल्स की हों, मोनेरा से बिलोंग कर रही हों, प्रोटिस्टा से बिलोंग कर रही हों, फंजाई से बिलोंग कर रही हों, इन सभी का डेटा स्पीशीज रिचनेस में इसके अंदर देख रहा हूँ। अगर मैं मेरा एरिया एक्सप्लोर करूं, इस रूम के साथ में एक रूम और ऐड कर दूं, तो जो सिमिलर काइंड ऑफ स्पीशीज भी मुझे इन्वॉल्व देखने को मिल सकती है और कुछ न्यू भी मुझे वहां पर देखने को मिल सकता है। तो एक फिक्स एरिया के अंदर आपको टाइप्स ऑफ स्पीशीज सेम मिलेंगे, टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो होंगी वो फिक्स होंगी। जैसे ही आप अपना एरिया इंक्रीज करते हो तो जो टाइप्स ऑफ स्पीशीज आपने पहले रिमार्क की थी उसके मेंबर्स इंक्रीज होंगे और टाइप्स ऑफ स्पीशीज भी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। अब बात यह है कि एक एरिया मैंने यहां रिमार्क किया, एक मान लीजिए एक वेटलैंड मैं यहां देख रहा हूं, उसमें मिलने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स है, एक वेटलैंड में कहीं पर जो है मान लीजिए यूएसए के अंदर देख रहा हूं, वहां के आसपास कहीं पे काफी मतलब हैं एरिया। आप इजराइल में देख सकते हो, आप ईरान में देख सकते हो, आप यूएसए के अंदर देख सकते हो, ओमान के अंदर देख सकते हो, दुबई, कतर, काफ़ी सारे हैं। तो कहीं पर भी आप अलग अलग वेटलैंड्स देखें तो मिलने वाली स्पीशीज़ जो हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लार्ज मास एक्सटेंशन भी होता है, ठीक है। वो मास एक्सटेंशन मैन मेड भी हो सकता है और वो मास एक्सटेंशन नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो मैन मेड एक्सटेंशंस चल रहे हैं कुछ ज़्यादा। चलो इधर आ जाओ दोबारा से। तो
अभी कौन सा एक्सटेंशन चल रहे हैं, जो 6 मास एक्सटेंशन चल रहा है, और वो कौन सा है, उसमें एंथ्रोपोजेनिक वाला साथ में है। समझ में आई बात? ह्यूमन बींग का इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन बींग का इन्वॉल्वमेंट है ना, नेचर की डाइवर्सिटी को खत्म किया जा रहा है। अरे भाई है ही, मतलब अभी जो जैसे मान लो जो ओशन के अंदर डाइवर्सिटी है, अब ऑयल फैलेगा तो वो डाइवर्सिटी तो बेचारी जाएगी ना उस एरिया की। तो थोड़ा बहुत समझें आप, कुछ एक ऐसी स्पीशीज जो वहीं पे मिल रही हो पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, अभी थी पता चला 2 दिन बाद नहीं है, तो ठीक है इधर आ जाओ वापस, है ना। बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अमेज़न लंग्स ऑफ अर्थ, जानते हो ना, ठीक है। 1.7 into the 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड है अभी तक। अब बात यह है कि एक स्पीशीज को अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, वही सेम स्पीशीज जो क्या नाम है, अगर अपने किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप बात कर लो, कोई भी एक एग्जांपल आप ले लो, लाइक मैंने बोला चाइना रोज, हिबिस्कस रोजेसाइनेंसिस मैंने अगर बोल रहा हूँ, तो आप हिबिस्कस रोजेसाइनेंसिस की बात कर रहे हो, तो उसके लिए ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ, जो साइंटिफिक बोटेनिकल नेम जो उसको प्रोवाइड किया गया है, वो नेम यहाँ पर भी वही है, और वो नेम अगर आप यूएस से चले जाओ या फिर कहीं किसी भी कंट्री के अंदर आप चले जाओ, सेम आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो नेम वेरी करने वाला है, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि लोकल नेम चेंज हो सकते हैं, बट साइंटिफिक जो बोटेनिकल नेम एक यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर सिस्टम के थ्रू जो नेम प्रोवाइडेड है वो चेंज नहीं होंगे। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक ही जब मेंबर आपको अलग अलग रीजन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो उसके मल्टीपल नेम्स सामने आ रहे थे और आप उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फीचर एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर उनको लगाया गया, उनकी फीचर्स के अकॉर्डिंग, और उनको एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड किया गया, उनको प्रॉपर कैरेक्टराइज किया गया, क्लासिफाई किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, क्लासिफाई किया गया, और एक नेम दे करके उनको पूरी हायरार्की के अंदर प्लेस किया गया, ठीक है। अब आ जाओ, we need one biological or scientific name for the particular organism. Scientific name is not vary from place to place, कभी वैरी नहीं करते, ये जनरल लैंग्वेज के अंदर पूछ सकता है स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ऐसा दो आपको बना करके यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं, दोनों के अंदर वेरिएशन है, दोनों के कैरेक्टराइजेशन है। जब आप करोगे उसके बाद आप क्लासिफिकेशन पे जाओगे। यहाँ पे लीफ, यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं है, यहाँ पे फ्लावरिंग है, ठीक है। रूट स्टेम लीफ आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर। रूट स्टेम लीफ इट मे बिलोंग्स टू द पेटाइडोफाइट, इट मे बिलोंग्स टू द जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे मैंने आपको सीड के बारे में डिफाइन नहीं किया है, बट इट इज ओनली बिलोंग्स टू द एंजियोस्पर्म बिकॉज ऑफ फ्लावर प्रेजेंट है। तो आप कैरेक्टर्स के बिहाफ पे आप उनको क्लासीफाई कर रहे हो, और देखने में दोनों ही प्लांट है, तो प्लांटी के अंदर ये आ रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक है, प्लांटी के अंदर आ रहा है, बट उसके बाद डिवीजन वेरी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर। मैंने और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, तो मेंबर के नंबर जो है, मैं प्लांटी बोल रहा हूं तो दोनों आंसर आ जाएंगे, मैं बोल रहा हूं एंजियोस्पर्म तो आपके पास आंसर एक ही है। जब आप कैरेक्टर ऐड करते जा रहे हो तो आपके मेंबर कम होते जा रहे हैं, ठीक है। मेंबर क्या होते जा रहे हैं, कम। आप 10 कैरेक्टर और बोल दोगे तो और स्पेसिफिक हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं, मैंने मान लीजिए एक वर्ड यूज किया कि एक प्लांट मुझे मिला, उस प्लांट के अंदर एंडोस्पर्मिक सीड मिल रहे हैं, तो मैं कैरेक्टर के अंदर भी पहले तो उसमें सीड मिल रहा है, उसमें भी मैंने बोला एंडोस्पर्मिक सीड मिल रहा है। तो सीड मिलना, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्लावर और मुझे सीड मिला, और मैं अगर फ्लावर बोल रहा हूं तो एंजियोस्पर्म पे आया, और मैंने बोला सीड मिले तो एंजियोस्पर्म के सीड, और सीड में भी कैसा है, एंडोस्पर्मिक बोला तो मैं मोनोकोट के अंदर चला गया। तो डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर, जैसे जैसे कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे आपका मेंबर वाइज एरिया नैरो होता जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद कि कैसे हम साइंटिफिक नेम को डिफाइन कर सकते हैं। क्या है बायोडाइवर्सिटी के अंदर दो जो मेजर जो बोटेनिक हमें जो पढ़ना है हमारे जो सिलेबस के अंदर, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम हैं जिनके थ्रू बोटेनिकल नेम और अदर जो ऑर्गेनिज्म उनके प्रॉपर नेम, जीनस एंड स्पीशीज जो डिफाइन की जाती है। बट हमारे सिलेबस में ICBN और ICZN अकॉर्डिंग टू NCERT इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, आपको इसी के अकॉर्डिंग जाना है, अकॉर्डिंग टू योर NCERT, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आ जाइए इसके बाद अगर मैं बात करता हूं स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर जाने से पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो एक बार आप देख लें। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको नाम प्रोवाइड करना है, साइंटिफिक नेम अगर आप प्रोवाइड करेंगे, मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका। वन साइंटिफिक नेम और द बायोलॉजिकल नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, कौन से हैं, एक होता है और दूसरा क्या है,
जो फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड मस्ट बी कैपिटल और सेकंड लेटर कैसा होगा, सेकंड जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा, स्मॉल। और अगर जिसने पर्टिकुलर जो साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया उसका नेम एब्रिवेटेड फॉर्म के अंदर नॉर्मल, इसको लैटिनाइज नहीं किया जाता है। प्रिंटेड है तो पूरा कंप्लीट लैटिनाइज होगा, बट लिन जो लास्ट के अंदर लिखा हुआ है इसको लैटिनाइज नहीं किया जाता है, ये नॉर्मल लिखा जाता है, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए कि जो हैंड रिटन अगर होगा तो सेपरेटली आपको इसको क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में, और अगर प्रिंटेड नहीं है हैंड रिटन है तो सेपरेटली आपको जीनस और स्पीशीज को हैंड रिटन अगर है तो अंडरलाइन करना पड़ेगा। दूसरा इसके लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो कौन सी है, लैटिन यूज की जाती है, जो डेड लैंग्वेज है। एक बार आपने जो लिख दिया वो फिक्स है, उसके बाद वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद हम जाते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अब देख लेना कि साइंटिफिक नेम के अंदर आपको दोनों टू लेटर नेम होता है, पहला जीनस और दूसरा स्पीशीज। पहले वाले को जेनेरिक नेम भी बोलते हैं, सेकंड नंबर को स्पेसिफिक एपिथेट बोला जाता है। हमेशा लैटिन के अंदर लिखे जाते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज ऑलवेज कैपिटल एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीशीज आर ऑलवेज इन स्मॉल लेटर। इफ इट इज हैंड रिटन तो अंडरलाइन सेपरेटली, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, और अगर वो प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। और जो साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया उसका नेम एब्रिवेटेड फॉर्म में नॉर्मल लिखा जाता है, क्लियर। अब आ जाइए व्हाट इज टैक्सोनॉमी। आपने सब कुछ ढूंढ लिया, कर लिया, आप जनरल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर रहे हो। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इन द नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर टैक्सोनॉमी। दो तरीके हैं, एक जो पहले कॉन्सेप्ट चलता था, एक लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट चल रहा है मॉडर्न टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल के अंदर बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल एंड द मॉर्फोलॉजिकल एंड द वेजिटेटिव कैरेक्टर। जनरल आप देख रहे हो उसको क्लासिफाई कर रहे हो, बट पता चला इंटरनल फीचर्स के अंदर वेरिएशन है। तो एक्सटर्नल के साथ साथ जब आप इंटरनल फीचर्स को, उसके इवोल्यूशनरी प्रोसेस को, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस को इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप डिफाइन करना स्टार्ट किया, तो वो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। लाइक एक्सटर्नल एंड द इंटरनल फीचर्स, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बेसिस हैं। इसके बिहाफ पे आप एक किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन बनता है। डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड जहां से स्टार्ट होता है, उसके नेक्स्ट पेज पे जहां पे ये लैटिनाइज इटैलिक्स वाला सब कुछ दिया हुआ है, ओल्ड एनसीईआरटी की अगर बात की जाए तो ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर ये आपको मिल जाएगा 7 नंबर पेज। 7 नंबर पेज पे ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर सबसे लास्ट लाइन नीचे सबसे लास्ट में जाकर के देखो आप, इंटरनल और वो सब कुछ लिखा हुआ, उससे नेक्स्ट पेज पे फिर आप मूव करोगे, लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। उसके बाद डिफाइन जो किया हुआ है इधर, उसके बाद व्हाट इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स एक टैक्सोनॉमी के अंदर जब आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड ऑन कर देते हो तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स वर्ड कहां से आया, सिस्टमा नेचुरी, इसको किसने बताया, लिनियस, कैरलस लिनियस। टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, सिस्टमैटिक्स, ओरिजिन फ्रॉम इवोल्यूशन रिलेशनशिप को जब डिफाइन करते हैं, इसका ओरिजिन लैटिन वर्ड सिस्टेमा, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेम ऑफ द बुक सिस्टेमा नेचुरल लिनियस की बुक है, जिसके अंदर इसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया हुआ है। वैसे पता क्या होता, पहले तो जनरल जब हम डिफाइन कर रहे थे टैक्सोनॉमी के अंदर, तो ह्यूमन बीइंग, मैन मेड, किसी के यूज डिसयूज के बिहाफ पे हम क्लासीफाई करना स्टार्ट करें, जनरल मैन मेड क्लासिफिकेशन दिया गया था। बट जब हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एड ऑन करने गए तो मोर साइंटिफिक पे हम मूव करना स्टार्ट किया कि हाँ इसके बाद ये आया है, इसके बाद ये आया है, क्लियर। तो ध्यान रखना, सिस्टमैटिक्स कोई पूछे तो इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है उसमें ऐड ऑन किया, और नॉर्मल टैक्सोनॉमी पूछे तो जनरल आपको डिफाइन किया हुआ कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, अगर आप या फिर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ही क्या है, टैक्सोनॉमी। ये क्लासिकल हो सकती है और ये मॉडर्न हो सकती है, क्लियर। फिर अब आ जाओ टैक्सोनॉमी के स्टेप्स। टैक्सोनॉमी के स्टेप्स, जो स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूं, पहले यहां पे आपको बता देता हूं टाइप्स एंड एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन दोनों क्या हैं, सेम लेवल पे होते हैं वैसे। और अगर आप सीक्वेंस में जाना चाहो तो अभी आपको ये लिखा होगा 4 आईडी से क्लास, आंसर इज नो। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, 4 आईडी से क्लास, आंसर इज नो, ठीक है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, काफी सारी, ये तो मैंने 2-4 लिखी हैं, ये तो मैंने 2-4 लिखी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कैरियोटैक्सोनॉमी, अल्फा, बीटा, याद है कुछ, गामा, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन के लिए आप इसको यूज करते हो, बहुत सारी हैं,
मतलब छोटे छोटे वेरिएशन से भी आप इसको आगे इनके टाइप्स में जा सकते हो, बट हमें ये हमारे सिलेबस में साइटोटैक्सोनॉमी अच्छा खासा दिया हुआ, कीमो कैरियो ये सब डिफाइन किए हुए हैं। अब आ जाओ टैक्सोनॉमी के जो स्टेप हैं उस पर मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद बहुत मतलब ये कंप्लीट होने के बाद में हायरार्की पैटर्न्स ही हमको देखने हैं, एग्जांपल्स हमको देखने हैं। बट इधर आ जाइए, कैरेक्टराइजेशन कुछ एक देख करके फीचर मैंने लिखे, मल्टीसेलर यूकैरियोट है, हेटेरोट्रॉफिक है, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, उसके बिहाफ पे अगर आप डिफाइन करें तो आप बता पाएंगे कि ये कैरेक्टराइजेशन मेरे पास में है। इन कैरेक्टराइजेशन को देख करके प्रीवियसली रिपोर्टेड डेटा जो मेरे पास है, जो टैक्सोनॉमिकल एड के अंदर म्यूजियम में मेरे पास है, बॉटेनिकल गार्डन में अगर सिमिलर कुछ देख रहा हूं, जोलॉजिकल पार्क के अंदर कीज हैं, इन सभी से अगर मैं उसको मैचअप कर रहा हूं तो फिर मुझे उन कैरेक्टर्स को देख करके जो मेरे पास प्रीवियसली रिपोर्टेड डेटा है उनसे अगर कुछ मैच कर रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं उनको एक रैंकिंग, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की जो रैंकिंग है वो प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि मैं उसको प्रॉपर्ली क्लासिफाई कर पाऊं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्टली आप कैरेक्टर लिखेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसको क्लासिफाई करेंगे और क्लासिफाई प्रॉपर करने के बाद में एक प्रॉपर आप उसको नेम प्रोवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन बिना नेम के आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, एट द एंड आपको अगर मैच कर रहा है तो क्लासिफाई कर करके एक नाम प्रोवाइड करना पड़ता है आपको। और नेम का तरीका मैंने बताया क्या है बेटा, वही जो अभी आप पढ़ करके आए हो कि बायोलॉजिकल नेम लिखा कैसे जाता है, लैटिन के अंदर लिखा जाएगा, इटैलिक्स होगा, प्रिंटेड होगा, तो वो सारी कहानियां, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, मेंजिफेरा इंडिका, प्रिंटेड होगा, इटैलिक्स, हैंडरिटन होगा तो आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। अब आ जाओ, अब सभी स्टूडेंट जो है थोड़ा सा एक्टिव होकर के बैठे, क्योंकि लास्ट एंड फाइनल जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती क्या है, पहले उस पे बात कर रहा हूं, फिर जनरलाइज पॉइंट्स पे जाएंगे। ईच स्टेप इन द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड कैटेगरी और रैंक। सारे स्टेप जितने भी कोई भी स्टेप है क्लासिफिकेशन के अंदर, किसी भी मेरे पास कोई है उसके सारे स्टेप कैसे हैं, एक रैंक या एक कैटेगरी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं एज इट इज अ पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी हेंस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी एंड ऑल द कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। कहीं ना कहीं हायरार्की पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और देयर आर द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सब कैटेगरीज आर ऑल्सो डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट, वो डिपेंड करता है उसके अपने कन्वीनियंस के लिए उन्होंने, बट वो ऑब्लिगेट कैटेगरीज के अंदर नहीं आती हैं। The number of the common characteristics goes on decreasing from species to kingdom। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो कॉमन कैरेक्टर्स का नंबर क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ कॉमन नंबर। मैं 4 लाइन बोल रहा हूं, उससे आप सिर्फ ये बता सकते हो कि एनिमेलिया है। मैंने 5 नंबर लाइन उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया तो आप बता दोगे कि हाँ ये एनिमेलिया के अंदर कौन से फाइलम का है। समझ में आई बात? मैं उसके अंदर अगर एक 6 लाइन ऐड कर रहा हूं तो आप क्लास भी बता दोगे, उसके अंदर 7 लाइन ऐड कर रहा हूं तो आप उसका ऑर्डर भी डिफाइन कर दोगे। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर जब आप बढ़ाते जाओगे तो मेंबर कम होते जाएंगे और आप थोड़ा और ज्यादा हायरार्की पैटर्न में आप स्पीशीज की तरफ आते जाओगे। वहीं ईच रैंक इन द टैक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, अपने आप में एक क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। इसको समझना कैसे है वो देखो आप, इधर सबसे बेस्ट तरीका है, इधर स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन एंड किंगडम। किंगडम के अंदर 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये क्या है, ये सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं टैक्सा एट द सेम लेवल। ये सेम लेवल के सभी टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईच एंड एवरी रिप्रेजेंट्स अ टैक्सोन, ईच एंड एवरी रिप्रेजेंट्स अ टैक्सोन। एक अकेला टैक्सोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अकेला टैक्सोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अकेला एक टैक्सोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अकेला टैक्सोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सभी टैक्सा, सभी के लिए कॉमनली क्या बोलूंगा, टैक्सा एट अ सेम लेवल। अगर मैं वो जो बोल रहे थे ना हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप के अंदर आ रहे हैं कि एक लेवल पे आपको कहीं ना कहीं इनके अंदर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज देखने को, डिसिमिलरिटीज है तो मैंने एक अलग टैक्सोन बना दिया पर लेवल सेम है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं इस किंगडम से मैंने एक एनिमेलिया, एनिमेलिया एक टैक्सोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस किंगडम की अगर मैं कोई क्लास मेमेलिया के अंदर, इस किंगडम के अंदर फाइलम आया कॉर्डेटा, उसमें क्लास आई मेमेलिया, क्लास मेमेलिया, एनिमल, मेमेलिया और डॉग, एनिमल, मेमेलिया एंड डॉग। इंडिविजुअली दीज ऑल आर टैक्सोन, अपने लेवल पे ये टैक्सोन है, अपने लेवल पे ये टैक्सोन है, अपने लेवल पे एक टैक्सोन है, बट आपस में तीनों को इंटररिलेशन अगर आप देखो तो टैक्सोन जो आपको तीनों देखने को, टैक्सा एट अ डिफरेंट लेवल। एक ही किंगडम में आने वाले 3 अलग अलग टैक्सोन, मतलब पूरे कंप्लीट को अगर देखोगे तो टैक्सा एट अ डिफरेंट लेवल डिफाइन करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। सेम अगर मैं बात कर रहा हूं मान लीजिए प्लांट्स के लिए, तो यहाँ पे प्लांटी आ गया, क्या आ गया, प्लांटी आ गया। यहाँ पे आप क्लास मोनोकोटिलिडोन्स या फिर डाइकोटिलिडोन्स पे आप जाएं। मोनोकोटिलिडोन अगर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ वीट,
स्पेसिफिकली ट्रिटिकम एस्टाइबम की अगर बात कर रहा हूं तो तीनों अलग अलग लेवल पे हैं। इंडिविजुअल अपने आप को टेक्सोन बोल रहे हो, पर लेवल इनका क्या है, डिफरेंट लेवल, टेक्सा एट डिफरेंट। वहीं अगर मैं यहां पे फाइलम के बाद में जब डिवीजन पे आ रहा हूं और मैं यहां पे बोल रहा हूं, इधर देखना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तब क्या बोलोगे, टेक्सा एट अ सेम लेवल। उनके लिए क्या वर्ड यूज करोगे, टेक्सा एट अ सेम लेवल आप वर्ड यूज करोगे। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिख करके दी है एनसीईआरटी ने, टेबल के जस्ट ऊपर लिखी हुई है ये लाइंस, टेबल के जस्ट ऊपर, लास्ट वाला जो टॉपिक है ना, उस टेबल के जस्ट ऊपर लिख करके दिया, टेक्सा एट अ सेम लेवल, टेक्सा एट अ डिफरेंट लेवल, कहानियां। नेक्स्ट अब आ जाओ, और यही पॉइंट आपको वहां पर भी लिख करके दिए हुए जहां पे सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग टेक्सोनॉमी को डिफाइन करने वाले थे, चैप्टर पेज नंबर 7, ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 7, और साइंटिफिक नेम के जस्ट बाद नीचे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें वीट, डॉग और वो सब डिफाइन किया हुआ है, उसमें यही कहानियां लिखी हुई है, टेक्सा एट द सेम लेवल, टेक्सा एट द डिफरेंट लेवल, पूरा जो पैराग्राफ के अंदर। कौन सी लाइन बेटा? फर्स्ट और सेकंड वाले दोनों। Each step in the classification is called category or rank, and as it is a part of taxonomical taxonomy, hence the taxonomical category and the all category constitute the taxonomical hierarchy. इसके अंदर सेम जहां पे आपको ये देखने को मिल रहा है ना, हर एक का कोई रैंक है पूरी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के अंदर, तो ईच टेक्सोन रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। रैंक मैमेलिया, एक रैंक किसको क्या मिला, क्लास लेवल का, और वो एक कैटेगरी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। वही टेक्सा नहीं, टेक्सोन है, टेक्सोन होगा ना। ठीक है, अब आ जाओ इधर कि फाइनली जो एनसीईआरटी के अंदर पूरे कंप्लीट जितने भी आपको टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज दी हुई हैं, उन सभी के अंदर आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? कैटेगरीज जानते हो, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, लोवेस्ट कैटेगरी, स्पीशीज, और जैसे जैसे आप मैं यहां से स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहा हूं, दिख रहा है आपको, एग्रीगेट ऑफ स्पीशीज इज नोन एज जीनस, aggregate of genus is known as family, aggregate of family is known as order, aggregate of order is known as class, aggregate of class is known as division। यहां पे प्लांट के केस में क्या हो जाएगा, डिवीजन, और aggregate of division is known as kingdom। सबसे पहली लाइन हर जगह यही लिखी हुई है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप अपर साइड के अंदर जा रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर और सिमिलर कैरेक्टर क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और मेंबर क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एंजियोस्पर्म में हजारों प्लांट्स आ जाएंगे, लाखों आ जाएंगे, बट अगर आप जैसे ही मैं बोल रहा हूं सोलेनम फिक्स हो गए ना, आप इस जीनस के अंदर कुछ ही आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगी। समझ में आई बात? लोअर द कैटेगरी और डिक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन कैरेक्टर्स, डिक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन कैरेक्टर्स। वही इनके कैरेक्टर का बेसिस क्या है, वही फैमिली को वेजिटेटिव और फ्लोरल फीचर्स, कल ही मतलब मॉर्फोलॉजी के अंदर अपने इसके अंदर बात करते हैं, कल ही बात किया था इसके बारे में। नेक्स्ट ऑर्डर को फ्लोरल कैरेक्टर, स्पेसिफिकली फ्लोरल कैरेक्टर्स के यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंटली आपको, ऑर्डर से नीचे अगर बात करेंगे ना, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनके अंदर तो आप क्या करते हो, इंडिविजुअल एक एक कैरेक्टर बताया और एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से अलग कर सकते हो। बट जब आप ऑर्डर पे आते हो ना, एक ऑर्डर को किसी दूसरे ऑर्डर से आपको अलग करना है। मान लीजिए मैं बोला क्लास मेमेलिया, क्लास मेमेलिया के अंदर दो अलग अलग ऑर्डर की अगर आप बात कर रहे हो, समझ में आई बात, कार्निवोरा और अपने जब पढ़ते हैं अलग अलग ऑर्डर की बात करो, तो सिर्फ एक कैरेक्टर के बिहाफ पे ऑर्डर को आप अलग अलग नहीं कर सकते, ग्रुप ऑफ एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स के बिहाफ पे आप ऑर्डर्स को क्लासिफाई करते हो। ये लाइन ऑर्डर के अंदर पहले 3 लाइंस में लिखी हुई है, जाकर के देखो आप, पेज नंबर 10, ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 10, फर्स्ट 3 लाइंस जाकर के देखो। थर्ड लाइन के अंदर एक लाइन लिखा हुआ है एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, थर्ड लाइन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। जब भी आप नो डाउट आप फैमिली, जीनस, वीनस किसकी बात करोगे तो एक कैरेक्टर बोला आपने अलग कर दिया, स्पीशीज अलग कर दिया, दूसरा कैरेक्टर बोला एक स्पीशीज अलग कर दिया। पर ऑर्डर पे अगर आपको ऑर्डर्स को क्लास आपस में एक ही लेवल पे डिफाइन करना है ना, तो एक कैरेक्टर से काम नहीं चलेगा। कहने का सेंस है वहां पे 4-5 कैरेक्टर बताए तो ये ऑर्डर, 4-5 कैरेक्टर बताए तो ये ऑर्डर, 4-5 कैरेक्टर बताए तो ये ऑर्डर, इस बिहाफ पे आपको जाना पड़ेगा। समझ में आया? कुछ इंपॉर्टेंट है ये, एग्रीगेट वाले पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, इसके बाद वालों पे तो पूछा कॉन्वोल्यूसी और पॉलीमोनियल्स, एपेंडेल्स और वो सारे पूछे हुए हैं ये सब, इसके बाद जो दिया हुआ ना नीचे लास्ट में आपको। अब आ जाओ वही पॉइंट में फाइनली लेकर के चल रहा हूं, इधर देखिए, इधर अगर बात की जाए किंगडम की, किंगडम में एक किंगडम प्लेंटी, प्लेंटी के अंदर नंबर ऑफ डिवीजन, जिसमें एक डिवीजन एंजियोस्पर्म, इस एंजियोस्पर्म में नंबर ऑफ क्लासेस जो आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें डाइकोटिलिडोन्स और मोनोकोटिलिडोन। डाइकोटिलिडोन के अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर, पॉलीमोनियल्स और सेपेंडेल्स जो हमारे सिलेबस में है, पॉलीमोनियल्स के अंदर कॉन्वोल्यूसी और सोलेनेसी फैमिली, और सेपेंडेल्स के अंदर एनाकैरिडिएसी।
कॉन्युलेसी एंड सोलेनेसी, सोलेनेसी के अंदर नंबर ऑफ जीनस, विथेनिया, सोमनीफेरा, सोलेनम, पिट्यूनिया, दतूरा, ये सभी नंबर ऑफ जीनस है, जिसमें से सोलेनम के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज ट्यूबरोसम, मेलनजीना और नाइग्रम। ये अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज जीनस, अ ग्रुप ऑफ जीनस इज नोन एज, और नंबर ऑफ फैमिलीज इज नोन एज, और नंबर ऑफ ऑर्डर इज नोन एज, और नंबर ऑफ क्लास इज नोन एज, और नंबर ऑफ डिवीजन इज नोन एज किंगडम। तो ये आपको ऐसे भी याद होना चाहिए और एग्जांपल्स भी याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जांपल वही उठाए हुए हैं। एनाकैरिडिएसी के अंदर क्या आता है, मैंजीफेरा, स्पीशीज क्या है, मोनोकोटिलिडोन का एक ही एग्जांपल पोएल्स, पोएसी, ट्रिटिकम, एसाइवम, और सिलेबस में है, ये वैसे भी सिलेबस में है और डिटेल में भी सिलेबस में है, फैमिली है आपके सिलेबस में। अब बोल दो सोलेनेसी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, एनिमल्स की अगर बात की जाए, किंगडम में एक किंगडम एनिमेलिया, उसके अंदर नंबर ऑफ फाइलम, फाइलम जिसमें कोर्डेटा, नॉन कोर्डेटा। कोर्डेटा की अगर मैं बात करता हूं, नॉन कोर्डेटा के अंदर आर्थ्रोपोडा का एक मेंबर आपको दिया हुआ है, मतलब एक क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डेप्टेरा, फैमिली मस्सिडी, मस्का, डोमेस्टिका। वहीं अगर कोर्डेट की बात की जाए तो कोर्डेट में नंबर ऑफ क्लासेस में एक क्लास मेमेलिया, मेमेलिया के अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर जिसमें से कार्निवोरा है, प्राइमेटा है। कार्निवोरा के अंदर नंबर ऑफ फैमिलीज, फैलिडी, कैनिडी। फैलिडी के अंदर पेंथरा और फैलिस, पेंथरा लियो, पेंथरा पार्डस, पेंथरा टिग्रिस। फैलिस के अंदर क्या आता है, कैट। इसका आपको साइंटिफिक नेम नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना। फैलिस, फैलिस, कैनिस, कैनिस, ये नहीं दिए हुए हैं आपको। और इधर कार्निवोरा के अंदर जो सेकंड जो आपको फैमिली सॉरी ऑर्डर फैमिली देखने को मिलती है, क्या होती है, कैनिडी। कैनिडी में क्या आता है, कैनिस। कैनिस मतलब कुत्ता, कैनिस मतलब कैट नहीं, जानते हो इसको, ठीक है। इधर आ जाओ प्राइमेटा। प्राइमेटा के अंदर होमोनिडी और होमोसेपियंस। देखो भाई, नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे। आप सोचो कि मैं एक मिनट के अंदर इन सभी को क्विकली दिमाग के अंदर बैठे बैठे इन सभी को घुमाओ, तब जाकर के ये पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका। अब आ जाओ हायरार्की पैटर्न। डाउन द स्पीशीज, अगर डाउन द मतलब हायरार्की पैटर्न जब आते हो कैटेगरीज के अंदर, तो नंबर ऑफ मेंबर विद सिमिलर कॉमन कैरेक्टर इज इंक्रीज और डिक्रीज। नंबर ऑफ मेंबर की बात कर रहे हो तो इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ मेंबर क्या होंगे, वो बोल रही है ना, एक बार रुक जाओ, उसको दोबारा से बोलने दो। नंबर ऑफ मेंबर डिक्रीज। नंबर ऑफ मेंबर, पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद आंसर गलत कर रहे हैं हम। और नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, दोबारा से बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना पूरी क्लास, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुने। डाउन द मेंबर जब आप आ रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हो, नंबर ऑफ मेंबर कम होते जाएंगे और नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। द नंबर ऑफ मेंबर पूछा है यहाँ पे, नंबर ऑफ मेंबर विद सिमिलर कॉमन कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, कम। नंबर ऑफ मेंबर कम होंगे, मेंबर पूछा है मैंने यहाँ पे कैरेक्टर नहीं पूछे हैं। इधर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज टू किंगडम आप जाओगे तो क्या होंगे, डिक्रीज, और किंगडम से स्पीशीज पे आओगे तो क्या होंगे, इंक्रीज। सिंपल सा है, ध्यान रखना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें गड़बड़ मत करना। इसको 3 से 4 तरीके से पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम द हाईएस्ट कैटेगरी टू द लोएस्ट कैटेगरी, increase. Number of common character increases or decreases when we move from the kingdom to species, increases. ध्यान रख लेना। Number of common character when we move from the lowest category to the highest category, number of common character when we move from the species to the kingdom, तो ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। ये आपको हाईएस्ट लोवेस्ट के अंदर फंसा सकते हैं, या फिर ये इन बिटवीन भी दे दे लिख करके। हाईएस्ट लोवेस्ट छोड़ो। Number of the common character is increases from family to the species, increases from family to the species. Number of the common character increases family to species, increase होंगे ना। Number of the common character decreases from species to order, yes. तो in between वाले जब देते ना, फर्स्ट एंड लास्ट तो याद हो जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट तो याद हो जाता है। अच्छे वाले क्वेश्चन जो बनते हैं वो मिड वाले पॉइंट्स पे बनते हैं, तो वहां से अगर कोई आए तो थोड़ा सा साइड में लिख लेना ना, बस किंगडम से स्पीशीज की तरफ आप जा रहे हो तो कैरेक्टर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं और मेंबर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये एक बार लिख लोगे तो फिर सारे आंसर्स आपके आ जाएंगे। जल्दी मत करना, हवा में मत करना ऐसे क्वेश्चंस, हवा में करोगे गलती होगी। क्वेश्चंस को अगर हवा में करोगे तो गलती होगी। नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम,
कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज। कैरेक्टर तो क्या होंगे, डिक्रीज, ये तो पता है ना, कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज। इसमें गड़बड़ मत करना भाई, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये था आपका एक छोटा सा चैप्टर जिसके अंदर सारे पॉइंट्स अपने ने कवर किए। और ये जो टेबल है, इस टेबल को एक बार आप अच्छे से देख लो, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर कोडेटा, आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलीडोन, डाइकोटिलीडोन, इंसेक्टा एंड मैमेलिया। आपसे किसी को भी मतलब टेबल दे करके आपसे ABCD रिमार्क कर करके पूछ सकता है, या फिर डायरेक्टली आपको पूछ सकता है कि मस्का डोमेस्टिका के अंदर जो मस्सेडी है वही अगर आप होमो सेपियंस के लिए लगाना चाहें तो क्या होगा, तो सेम लेवल पे इसको आपको डिफाइन करना होगा। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जिसको आपने पूरा अच्छे से रिवाइज किया। आपकी यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट अपने प्रोसीड करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर पे। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।